हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, बात करेंगे आज हम हमारे मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बेसिकली हमारे संविधान ने हमें दो प्रकार के जो है अधिकार दिए हुए हैं। एक है फंडामेंटल राइट, एक है अदर राइट। अदर राइट की बात करेंगे पहले हम। ये हमें दो प्रकार के हैं हमारे पास, लीगल राइट और सिविल राइट। लीगल राइट में आएगा राइट टू प्रॉपर्टी और आरटीआई। सिविल राइट में आएगा राइट टू वोट। राइट लीगल राइट के बारे में बात करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 जब हुआ था इंदिरा गांधी के समय पे, तो इसको राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार में से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया था। पहले आर्टिकल 31 के तहत इसके प्रावधान हमें मिले हुए थे, और जो हमारा अभिव्यक्ति की आजादी वाला जो पार्ट है आर्टिकल 19, उसमें हमें ये मिले हुए थे, उसकी जो एफ कॉलम था उसमें। लेकिन दोनों को आर्टिकल 31 में से भी हटा दिया गया मौलिक अधिकारों में से, और इसके जो आर्टिकल 19 में जो इसके प्रावधान थे वहां से भी इसको हटा दिया गया। और अब ये काम कर रहा है, जो भी हमें प्रावधान मिले हुए राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो 300A में मिलेंगे आपको, आर्टिकल 300A में। आरटीआई के बारे में बात करेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 2005 में जोड़ी गई थी। सिविल राइट में हमारा आएगा राइट टू वोट। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हमने टेक कर रखे हैं यूएसए के संविधान से, जो कि पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं, और आर्टिकल 12 से 35 के तहत इसके प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 में लिखी हुई राज्य की डेफिनेशन। एक राज्य की को क्या करना चाहिए, क्या उसके कार्य होते हैं, कैसे उसे अपने नागरिकों के साथ पेश आना चाहिए। आर्टिकल 13, इसमें यह लिखा गया है कि हम आर्टिकल 13 के तहत कोई भी संविधान है उसमें हम संशोधन, संविधान के किसी भी आर्टिकल में हम संशोधन कर सकते हैं। और अगर इसके संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ अगर कोई संशोधन हो रहा आपको लग रहा है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहीं पर भी। चलते हैं, हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में हमें जो आर्टिकल मिले हुए हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास पहले थे 7 जो हमारे मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज के समय में 6 ही एक्टिव है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। बात करेंगे सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। इसमें हमारे 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे, कानून के समक्ष समानता, जो कि हमने यूके से बोरो कर रखा है, ये हमने यूके से ले रखा है। और कानून के समान संरक्षण, ये हमने यूएसए से बोरो कर रखा है। इसमें माना गया कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और उनको समान संरक्षण प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है, अगर किसी ने कोई जुर्म कर दिया, ठीक है, तो उसको उसके लिए सजा मिलेगी। वो 10 आदमी कर रहे हैं तो उनको सेम सजा मिलेगी। लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है इसमें, कि कुछ पोस्ट दे रखी है जिन पर ये लागू नहीं होते। सबसे पहले राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता, उपराष्ट्रपति पर लागू नहीं होता, और भारत में जो गवर्नर कार्य कर रहे हैं स्टेट के अंदर उन पर लागू नहीं होता, और राजदूत है जो उनके ऊपर ये लागू नहीं होता जब तक वो इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं। लेकिन उस पोस्ट पर से हटने के बाद उन पर भारत के किसी भी न्यायालय में केस चल सकता है। लेकिन तब तक अगर वो इन पोस्ट पर बैठे हैं तो उनके ऊपर भारत के किसी भी न्यायालय में, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में, केस दायर नहीं हो सकता। बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, जो हमें बताता जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान व मूल वंश के आधार पर भेदभाव को रोकने की बात करता है। लेकिन इसमें भी आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसमें बात करेंगे आप लिंग के आधार पर। आप देखोगे कि आप बसों में देखते हो लेडीज के लिए अलग से सीट, लड़के और लड़की। जब ये बात कर रहा है हमारा आर्टिकल 15 के लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह, उसके हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक दे रखा वो। लेकिन फिर भी अपवाद है कि लिंग के आधार पर भेदभाव और अन्य आधार पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए मेट्रो का। मेट्रो में लड़कियों के लिए अलग से डब्बा होता है। आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे, सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, जो सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान करता है। इसमें केवल और केवल आप सरकारी नौकरियों में बात कर सकते हो, लेकिन इसमें भी देखते हो आप SC, ST और OBC के लिए आपको रिजर्वेशन मिलेगी।
आर्टिकल, जो ये आर्टिकल 16 है, इसका चौथा कॉलम जो दे रखा है उसमें आपको इनके लिए रिजर्वेशन देखने को मिलेगी। ये प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं होता हमारा। बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 17 के बारे में, जो अस्पृश्यता का अंत है। इसको अस्पृश्यता वर्ड को हटा करके इन्होंने 1955 में नागरिक अधिकार की रक्षा का अधिनियम, इस आर्टिकल का नाम रख दिया गया था। इसमें अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको 6 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है, या दोनों के दोनों उसके ऊपर हो सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 18 के बारे में, जो हमें उपाधियों का अंत के बारे में बताता है। अंग्रेजों के समय से ही भारत में अनेक प्रकार की उपाधियां चली आ रही थी, जैसे कि सर हो गया, लॉर्ड हो गया। उनको खत्म करके भारत सरकार ने केवल और केवल 2 क्षेत्रों में इन उपाधियों को रखा है। एक तो फोर्स के क्षेत्र में और एक एजुकेशन के क्षेत्र में। आपको आज भी देखने को ये उपाधियां मिल जाएंगी, जैसे कि इसमें कर्नल वगैरह आ जाते हैं, और इसमें आज भी आपको सर और मैडम देखने को मिलेंगे। अगर कोई अन्य देश किसी भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि अगर देना चाहता हो, तो उस व्यक्ति को भारत के जो राष्ट्रपति है उससे परमिशन लेनी पड़ती है कि सर मुझे ये उपाधि लेनी है, कोई भी कंट्री उसको दे रही है। तो अगर भारत का राष्ट्रपति उसको इजाजत दे देता है कि ले लीजिए तो ठीक है, वरना वो ये उपाधि नहीं ले सकता। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, हमारा जो नेक्स्ट अधिकार है वो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 के तहत। हमारा आर्टिकल 19 इसमें जो हमारी 6 स्वतंत्रताएं दे रखी है, इनकी सुरक्षा करने की बात करता है। सबसे पहली भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी खड़े होकर किसी भी के भी खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भाषण दे सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता है। प्रेस स्वतंत्र है। बिना हथियार के आप संगठन बना सकते हो। आप कहीं पर भी अगर आपको सरकार के किसी भी कानून के खिलाफ अगर आपको बात रखनी है तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, बिना हथियार के वहां पर संगठन बना सकते हो। मूल शर्त यह रहेगी कि आप किसी भी नागरिक से उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो सरकारी है स्पेशल कुछ बनाए रहते हैं, जैसे कि कोई जंतर मंतर बना दे, वहां पर जाकर देने होते हैं, ना कि रोड के बीच में बैठकर आप धरना प्रदर्शन करने लग जाए। इसकी इजाजत आपको सरकार नहीं देती। इसका जो सी है, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप देखते हो मजदूर संघ बना हुआ है, किसान यूनियन बनी हुई है आदि, इसी प्रकार की उनकी स्वतंत्रता हमें ये आर्टिकल 19 का सी पार्ट प्रोवाइड कराता है। डी, आप भारत राज्य संघ के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। कहीं भी आप रह सकते हो, दिल्ली में रहो, हरियाणा में रहो, जम्मू में रहो, कश्मीर में रहो, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। और जी, हमारा किसी भी पेशे को आप अपना सकते हो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, नेता बनो, कुछ भी बनो, ये हमें जी प्रोवाइड कराता है। आप देखोगे कि ई के बाद एफ तो है नहीं, एफ कहां गया? तो मैंने बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा 7वां अधिकार था, उसका कुछ भाग इसमें 19 के एफ में दे रखा था, लेकिन उसको हटाकर इसको हटा दिया यहां से, और ये 300A में इन प्रावधानों को कुछ अमेंड करके जोड़ दिया गया है, जो कि यहां से खत्म हो चुके हैं। और जो इसका आर्टिकल 19 का फर्स्ट है ये, और आर्टिकल 19 का जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि अगर भारत देश की जो सरकार है वो देखती है कि देश को खतरा है, ये कुछ भी है चल रहे इनसे, अगर देश को खतरा है किसी भी प्रकार से, तो आर्टिकल 19 का जो कॉलम 2 है उसको लगाकर कभी भी इन चीजों को खत्म कर सकती है। भारत की सरकार को संविधान में ये अधिकार प्राप्त है। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 20 के बारे में। अपराध व जुर्म के प्रति हमें संरक्षण प्रदान करता है, कानून के अनुसार करेगा। इसमें दोहरी सजा से हमें संरक्षण प्राप्त होगा। सबूत के लिए हम पर दबाव नहीं डाल सकते। इसमें कानून के अनुसार क्या मतलब है इसका? कोई व्यक्ति अगर किसी जुर्म में लीन पाया जाता है तो उसको जब तक आप अपराधी नहीं बोल सकते, मान सकते, जब तक उसके खिलाफ प्रॉपर सबूत आपको ना मिला हो। दोहरी सजा का संरक्षण है। किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया था, उसका केस चल रहा है, वो जेल के अंदर बंद है, उसके लिए उसको सजा मिल गई 6 साल की, लेकिन ऑलरेडी वो 3 या 4 साल से जेल के अंदर ही है, तो दोबारा से उसकी सजा जो 6 साल की नहीं होगी,
वो होगी केवल और केवल जितना समय उसने काट लिया और जितना बचता है वो होगी, इसलिए दोहरी सजा से संरक्षण प्राप्त करता है। सबूत के लिए खुद की व्यक्ति की गवाही इसमें मान्य नहीं होगी। कोर्ट में पुलिस वाले सबूत के लिए अपराधी पर दबाव नहीं डाल सकते। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 21, राइट टू लाइफ की हमें फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है। इसमें आपको अच्छा खाना पीना रहन सहन सारी चीजें आ जाएगी। राइट टू प्राइवेसी एक्ट भी इसी में आ जाता है। आपका अधिकार है कि आपको स्वच्छ पानी मिले, आप अच्छी तरीके से सोए खाए पिए, ये आपको आर्टिकल 21 प्रदान करता है। राइट टू प्राइवेसी का भी इसी में आता है। एक केस है, किस्सा एक छोटा सा, मेनका गांधी वाला। मेनका गांधी को जाना था विदेश और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तो वो चली गई इनके खिलाफ कोर्ट में। तो कोर्ट ने मेनका गांधी के पक्ष में फैसला दिया, उनको उनका पासपोर्ट दिलवा गया। एक और एग्जांपल है इसका, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कोई भी कैमरे से उठा के किसी की भी वीडियो शूट कर लेता है। इसका केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो दी थी कि राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, और अगर कोई आपके खिलाफ ऐसा करता, आपकी चुपके से वीडियो बना रहा है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते। इसी में 21 में ही 21A जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ये राइट टू लाइफ में क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि एजुकेशन मान लीजिए एक हमारा मूलभूत अधिकार ही है। एजुकेशन के बिना आदमी और जानवर के जीवन में कोई फर्क नहीं मान सकते आप, इसीलिए राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ के अंदर ही जोड़ा गया था, जो कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवा। इसमें नॉर्मल बच्चों के लिए तो 6 से 14 साल के लिए है, और जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए 6 से 18 साल तक की इसमें उम्र रखी गई है। आर्टिकल 22 के बारे में बात करेंगे, गिरफ्तारी करने पर संरक्षण। गिरफ्तारी करने पर हमें भारतीय संविधान ने हमें कुछ आर्टिकल 22 के तहत संरक्षण दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आ रहा है तो वो आपको कारण बताएगा कि किस कारण से वो आपको गिरफ्तार करने आया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट होना चाहिए। अगर किसी लेडीज को गिरफ्तार करने आ रहा है कोई, तो लेडीज अधिकारी का होना कंपलसरी है। और लेडीज को गिरफ्तार करने के लिए रात के शाम के जो सूर्य अस्त से लेके सूर्य उदय के समय के बीच में लेडीज को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये कानून में संरक्षण प्राप्त है। और इसके साथ साथ अपराधी को वकील मिलेगा, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो सरकारी वकील मिलेगा उसे, जो कि फ्री में मिलेगा। खुद के खिलाफ उसको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति को गिरफ्तार करते वक्त जिस समय उसको गिरफ्तार किया है 24 घंटे, उस समय से 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित करना होता है। अगर मान लीजिए कि दूसरी स्टेट से लेकर आ रहे हैं अपराधी को, तो क्या उसके लिए 24 घंटे में उपलब्ध हो पाएगा? जैसे दिल्ली लेके आना है बिहार से या पश्चिम बंगाल से किसी बंदे को, फ्लाइट की टिकट तो मिलती नहीं है, या तो बस से आएंगे या बाई रेल आएंगे। और जरूरी नहीं है कि जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय वहां पर उस समय की रेल हो। तो जो 24 घंटे है उसमें बात यह कही गई है कि 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय इंक्लूड नहीं होगा। देखिए, ये जो अधिकार है गिरफ्तारी करने पर संरक्षण, ये 2 परिस्थितियों में नहीं मिलेगा। एक तो व्यक्ति जो अपराधी है विदेशी शत्रु हो हमारा, और दूसरा उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध का कानून लगा हुआ हो। हमारा जो नेक्स्ट मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त करवाता है। आर्टिकल 23 और 24 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, और बंधुआ मजदूर अधिनियम बनाया गया था 1976 में। सीधा सीधा एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम कौन से ईयर में आया था। इसमें बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड टर्म होती है कुछ, एक होती है बेगार। बेगार क्या होता है? बेसिकली काम के बदले पूरा पैसा ना मिले, उसको बोलेंगे हम बेगार। पूरा पैसा ना मिलना। और बंधुआ मजदूर क्या होता है? बंधुआ मजदूर में आप देखेंगे
कि वो एबल तो है कि कोई भी कार्य अगर उससे करवाना हो कर तो सकता है, लेकिन उसकी विश नहीं है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। एबल है लेकिन विश नहीं है। आप उसको उसके लिए कार्य के बदले पैसा भी दे रहे हो लेकिन उसकी विश नहीं है, तो ये बंधुआ मजदूरी की कैटेगरी में आ जाएगा। किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23 के तहत बंद है। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक प्रदान करता है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो कि आया था 1986 में, इससे रिलेटेड भी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें 2 एज दी गई है बच्चों से रिलेटेड। एक है 14 साल। 14 साल तक के बच्चों से आप कहीं पर भी कार्य नहीं ले सकते, सीधे सीधे मनाइए। उसके बाद 14 से जो 18 साल तक के बच्चे हैं वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो खतरनाक जगहों पर कार्य नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 24 हमें प्रोवाइड कराता है। हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। आर्टिकल 25 से 28 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 25 हमें स्वतंत्रता देता अंतकरण की, यानी कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी रोक नहीं सकता, बाध्यकारी कुछ भी नहीं है हमारे लिए इसमें। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 26 देता है। इसमें कि कोई भंडारा करवाना है, रामलीला करवानी है, लंगर लगवाना है, तो इसकी स्वतंत्रता हमें इसके द्वारा प्राप्त, आर्टिकल 26 के द्वारा। आर्टिकल 27 सरकार जो धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स नहीं लगा सकती। अगर सरकार कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है तो उसके लिए फीस लगा सकती है। टैक्स और फीस में अंतर होता है। टैक्स अगर आप देते हो उसके बदले में आपको कुछ रिफंड नहीं मिल रहा है, वो होता है टैक्स। लेकिन फीस अगर आप दे रहे हो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। आपने जिसको फीस दी है आप उसको बोल सकते हैं कि ये फैसिलिटी हमें दी जाए। टैक्स और फीस में सीधा सीधा अंतर ये होता है। आर्टिकल 28 धार्मिक कक्षा में उपस्थित होने से हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्कूल में कोई क्लास चल रही है और उसमें कोई धार्मिक टॉपिक आ गया, हिंदू धर्म से रिलेटेड टॉपिक है, अन्य धर्म के बच्चे बैठे हुए, या अन्य धर्म से रिलेटेड टॉपिक है और हिंदू धर्म के बच्चे बैठे हुए, तो आर्टिकल 28 हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम उस कक्षा को छोड़कर जा सकते हैं, उसमें उपस्थित होने से हमें मनाही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारा पांचवा जो अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30 के तहत। आर्टिकल 29 हमें क्या संरक्षण प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। अल्पसंख्यक किसी भी तरह से हो सकता है, जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, उसमें सभी आ जाते हैं। केवल और केवल धार्मिक या जनसंख्या के रूप से ही अल्पसंख्यक नहीं हो सकते, अन्य रूपों से भी अल्पसंख्यक की बात हमारे संविधान में कही गई है। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार हमें प्राप्त करता है। अल्पसंख्यक व धार्मिक रूप से कह सकते हैं आप इसके लिए। शिक्षा संस्थान जो भी अल्पसंख्यक लोगों के हैं उनमें वो क्या कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए सीटें, वो धार्मिक रूप से है, सांस्कृतिक रूप से, किसी भी रूप से, उसके लिए वो अपने जो धर्म से रिलेटेड है उनके लिए सीटें आरक्षित कर सकते हैं। लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि वो आरक्षित कर सकते हैं अपने वर्ग के लिए सीटों का, लेकिन 50% से अधिक नहीं कर सकते। 30 के बाद जो हमारा 31वां आर्टिकल था वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था, जिसको हमने संविधान संशोधन नंबर 44 1978 में हटाकर यहाँ से लीगल राइट 300A आर्टिकल के तहत वहां कार्य कर रहा है। अब बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल 32 और छठा जो मौलिक अधिकार है और आखिरी भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के तहत। इसमें अगर मौलिक अधिकारों का हमारे का हनन हो रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हमें 5 प्रकार की जो रीट्स है वो प्रोवाइड कराता है। B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। बाई B.R. अम्बेडकर। इसमें 5 प्रकार की रीट हमें सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले मंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश,
तीसरी हमारी प्रतिषेध और चौथी उत्प्रेक्षण और पांचवी हमारी अधिकार परीक्षा। जिस तरह से हमें सुप्रीम कोर्ट ये 5 रीटें प्रोवाइड कराता है, उसी तरह से हाई कोर्ट भी हमें कुछ रीटें प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 226 के तहत।